तो एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के इस सेशन का शुरुआत करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, चाहे आप में टैलेंट हो ना हो, टैलेंट इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ प्रतिभाशाली होने से कुछ भी मतलब नहीं होता है। 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमने टैगलाइन दिया है, द गाइडेंस विच इंश्योर एब्सोल्यूट सक्सेस। वह मार्गदर्शन जीपी ऑनलाइन क्लासेस के संस्थान से कि आपकी सफलता सुनिश्चित करें। पहला क्वेश्चन, अब आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन एनपीएस के बारे में रहेंगे और स्टाम्प के बारे में क्वेश्चन रहेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन आपका बिजनेस से रिलेटेड रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन एनपीएस के और बहुत सारे क्वेश्चन स्टाम्प के और बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिजनेस से रिलेटेड रहेंगे। देखिए एनपीएस की बात करेंगे तो भाई नेशनल पेंशन सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अब होता यह है कि 18 से 70 का कोई भी भारत का नागरिक है इस वाले स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सरकारी कर्मचारी हो। आगे 2025 में यूपीएस भी आपको देखने को मिलने वाला है, और जैसे ही यूपीएस का इंट्रोडक्शन वेबसाइट पर डिपार्टमेंट करता है तो उसके भी कुछ हम एमसीक्यू तैयार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक आपको हमने बताते रहना है कि सर यूपीएस के भी कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, एटीएम के कुछ क्वेश्चन बच गए हैं तो करवा दीजिए। तो आपको लगता है कि ऐसा टॉपिक सर ने मिस कर दिया है तो उसके हमको मैसेज करना है, हम जरूर से कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक के जो एमसीक्यू है वो तैयार किए जाए। इसका उत्तर जो है वो ए हो जाएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम। 18 से 70 का भारत का कोई नागरिक इस पर पार्टिसिपेट कर सकता है। 2 प्रकार के अकाउंट इस पर खोले जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, व्हाट शुड बी एज ऑफ एप्लीकेंट इन एनपीएस, कि जो भी व्यक्ति इस योजना में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसका उम्र सीमा मैंने आपको अभी बताया, और नोट में भी आपको मेंशन किया गया है। अब देखिए इस पर है ये कि 2-3 प्रकार के पैसे इन्वेस्ट करने के ऑप्शन जो है वो दे रखे है गवर्नमेंट ने, जिसमें आपका एक ऑप्शन रहता है हाई रिस्क का, फिर बीच वाला, मीडियम वाला, फिर लो रिस्क का ऑप्शन रहता है। जहां पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न भी देता है। तो आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पैसा जो है कहां पर डालना चाहते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18-70 का कोई भी एप्लीकेंट है इस पर पार्टिसिपेट कर सकता है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनपीएस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको एनपीएस से संबंधित देखने को मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए और बताइए इनमें से एनपीएस से रिलेटेड कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। एनपीएस में 2 प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं, एक आपका टीयर 1 अकाउंट होता है, एक आपका टीयर 2 अकाउंट होता है। देखिए टीयर 1 अकाउंट जो है वो पेंशन अकाउंट होता है और ये मैंडेटरी होता है, इस खाते को खुलवाना अनिवार्य होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपका विकल्प दिया है वो क्या बोल रहा है कि टीयर 2 जो है वो सेविंग अकाउंट है, और टीयर 2 अकाउंट जो है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसे आप खुलवाइए या फिर नहीं खुलवाइए, इससे जो है कोई परेशानी नहीं है। मतलब आज यदि आप एनपीएस में एंटर करते हैं तो आपको टीयर 1 खुलवाना है, टीयर 2 में दिक्कत नहीं है। और जो 3rd नंबर का विकल्प है वो ये बोल रहा है कि 1/1/2004 को नियुक्त करने वाला केवल टीयर 2 खाता खोल सकता है। ये तीनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे, गलत कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एनपीएस से रिलेटेड, और यहां पर रजिस्ट्रेशन चार्ज पूछा गया है एनपीएस से संबंधित। देखिए फटाफट से सबसे पहले हम पूरे जितने भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, और आगे जो है आपको देखने को मिलेगा कि भाई पी बाई क्यू के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी लेकर हम आएंगे।
देखिए टीयर 2 अकाउंट जो है वो केवल 1/1/2004 के बाद जो नियुक्त हुआ है वो खोल सकता है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थर्ड नंबर का आपका ऑप्शन था। एनपीएस के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज के बारे में बात करते हैं। एनपीएस के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज तो 200 रुपए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज 200 रुपए लगता है, टैक्स को छोड़कर। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। टैक्स अलग से लिया जाता है, तो यहां पर इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अब दोनों विकल्प आपको दिए हैं, एक इंक्लूडिंग का दिया है और एक एक्सक्लूडिंग का दिया है। एक्सक्लूडिंग का मतलब हो जाएगा कि टैक्स को छोड़कर 200 रुपए लिए जाते हैं। अलग अलग चार्ज दिए हैं, कंट्रीब्यूशन चार्ज, ऑल सर्विस चार्ज, ऑल टाइप ऑफ विड्रॉवल। ये सारे चार्ज आपको दिमाग में डाल लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सेट कर देते हैं कि जब भी एनपीएस में टीयर 1 खाता खोला जाता है तो पहला ट्रांजैक्शन में मिनिमम कितना देना है, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन मतलब सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन जो किए जाते हैं उन पर क्या देना है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ विवरण भी यहां पर डाले गए हैं जो कि आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, देखिए एनपीएस की कहानी ऐसी होती है कि टोटल जो आपका इकट्ठा हुआ पैसा है, जितना भी आपका उस अकाउंट में पैसा हुआ है उसका 60% तो आपको रिटायरमेंट के बाद, कहने का मतलब है जब आप 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं तो आपको 60% पैसा तो रिटर्न कर दिया जाता है, और जो आपका पेंशन बनता है वो 40% पैसे को किसी भी शेयर में इन्वेस्ट किया जाएगा और उस शेयर से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपका पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये कहानी कुछ एनपीएस की होती है, इसीलिए एनपीएस का जो कर्मचारी है ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मेन रीजन हो जाता है क्योंकि इस पे एक सुनिश्चित पेंशन जो है, गारंटेड पेंशन स्कीम जो है सरकार कर्मचारी को नहीं देता है। तो याद रखिएगा जब भी इस अकाउंट खुलवा रहे हैं तो मिनिमम 500 से खुलेगा। अब मिनिमम 500 से खुलेगा तो इस पर दो सवाल बनते हैं कि मिनिमम 500 और उसके बाद जो भी जमा करेंगे तो कम से कम 500 तो करना पड़ेगा। मतलब पहला राशि 500 और जो सब्सिक्वेंट डिपॉजिट रहेगा वो भी 500 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। तो पहला क्या कि मिनिमम 500 है भाई साहब, ये बात आपको दिमाग में डाल कर रखना है। दूसरा क्या कि भाई बाद का जो जमा करेंगे वो कम से कम 500 तो करना पड़ेगा, मिनिमम 500 लगेगा ही लगेगा। तीसरा कंडीशन कि एक साल में कम से कम आपको 1000 इस पर जमा करना पड़ेगा। यह आपका तीसरा कंडीशन हो गया एनपीएस का। और एक साल में कम से कम एक बार तो पैसा डालना ही डालना है एनपीएस के अंतर्गत, यह आपका चौथा कंडीशन हो गया। चलो फिर अगला कंडीशन देख लो। अब फिर से वही क्वेश्चन जितने मैंने आपको बता दिए वो सारे सवाल अभी आपसे पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जितने भी सवाल मैंने आपको बता दिए वो सारे सवाल अभी आपसे पूछे जाने हैं। टीयर 1 में प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान कितना है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 1000 कम से कम करना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इन अ ईयर टीयर 1 अकाउंट अंडर एनपीएस, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, यूपीएस भी आ गया है ना, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। यूपीएस की बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से वो लागू होने वाला है। तो आने वाले समय में उस पर भी थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे और क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। अब बताइए कि कम से कम एक वर्ष में एक जो ट्रांजैक्शन है वो कस्टमर को या फिर हम बोले कि जो भी खाता धारक है उसको करना पड़ता है। अब देखिए एक और कहानी होती, जैसे 60 साल के बाद यदि कोई भी कस्टमर अपना पैसा नहीं लेना चाहता है तो 75 साल की उम्र तक वो एनपीएस को बढ़ा सकता है। ये भी विकल्प उसको दिया गया है, ये उसने याद कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था, इसका उत्तर जो है आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अब हम टीयर 1 अकाउंट के बारे में तो सारे हमने प्रश्न कर लिए। अब टीयर 2 अकाउंट के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि टीयर 2 अकाउंट सेविंग अकाउंट था और ये वैकल्पिक था कि जो भी खाता धारक है इस पर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कम से कम वो टीयर 1 तो खोलेगा, और टीयर 2 खोले ना खोले इस पर कोई भी परेशानी नहीं होगी, मतलब कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग टीयर 2 अंडर एनपीएस, कि जब टीयर 2 खोला जाएगा तो बताइए मिनिमम कितना देना पड़ेगा। कहने का मतलब है मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए नंबर का 1000 रुपए। क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन क्या बताया कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन टाइम ऑफ ओपनिंग 1000, ऑल सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन मिनिमम अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन 250 रुपी। तो दो चीजें यहां पर निकल के आती हैं। पहले तो कंडीशन ये हो जाएगा कि कम से कम 1000 खाता खोलते समय, और दूसरा जब बाद का जो जमा करेंगे वो कम से कम 250 रुपए जमा होना चाहिए, 250 रुपए कम से कम करना पड़ेगा, तभी जाके आगे जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब पूरे एनपीएस को जो मैनेज करता है उसे बोलते हैं पीएफआरडीए। पीएफआरडीए जिसका मतलब होता है पेंशन फंड रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये उसका फुल फॉर्म होता है। टीयर 2 में बाद का जो डिपॉजिट होगा वो 250 रुपए होगा, ये आपको याद रख लेना है। अगला जो आपका सवाल है कि एनपीएस को जो मैनेज करता है, जिसे नोडल एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, वो है पीएफआरडीए। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसका फुल फॉर्म जो है आपको याद करके रखना है। चलिए ईसीएस, अभी एनपीएस के जितने क्वेश्चन थे वो हमने खत्म किए हैं। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो ईसीएस से संबंधित, स्टाम्प से रिलेटेड, और इसके अलावा जो क्वेश्चन बचेगा उस पे आपका बिजनेस के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए अभी तक 150 क्वेश्चन जो किया वो सारे क्वेश्चन संबंधित थे आपके मेल से। अब बैंकिंग की ओर आ जाते हैं और स्टाम्प और बिजनेस के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। रेगुलर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वो सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो आपको ऑप्शन दिया है 159 का वो सही होगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। यहां पर रेगुलर नहीं होगा बल्कि रेगुलरिटी होगा, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 160 है। अब ईसीएस के बारे में कुछ चीजें हम समझ लेते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस स्कीम प्रोवाइड अल्टरनेटिव मेथड अफेक्टिंग बल्क पेमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन लाइक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन, कमीशन किसी भी बैंक के हो सकते हैं, कॉरपोरेशन के हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। जैसे एमआईएस और एससीएसएस का पैसा, एससीएसएस का पैसा कोई भी कस्टमर जो है अपने मनपसंद बैंक में चाहता है तो कुछ बड़े शहरों में ईसीएस की सुविधा दी गई है और ईसीएस के माध्यम से वो किसी भी बैंक में पैसा ले सकता है। ये आपको ईसीएस का फैसिलिटी हो गया। चलिए अगला है कि ईसीएस का शुरुआत कब हुआ। ईसीएस का शुरुआत कब हुआ आपसे ये पूछा जा रहा है। विच वन इज करेक्टेड? तो ईसीएस का शुरुआत डेट आपको याद ही रख लेना है। देखिए 9 अगस्त 2003 ईसीएस बीइंग ऑफर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कनेक्शन पेमेंट ऑफ मंथली इंटरेस्ट under MIS scheme. The Department of Post introduced ECS scheme on a pilot basis Mumbai City 9th August 2003। याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, कहां पे प्लेस भी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा भी गया है। चलिए प्रेजेंटली ECS सर्विस अवेलेबल इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 15 RBI एंड 21 SBI लोकेशन। क्या ये सही है?
क्वेश्चन नंबर 162 का बताइएगा। देखिए 15 तो आपका हो गया जिसे आरबीआई मैनेज करता है, 21 जो हो गया जिसपे एसबीआई मैनेज करता है, और 29 जो है इसके अलग सेंटर बनाए गए हैं, और अलग सेंटर जहां पर पीएनबी और अदर बैंक मैनेज करते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 163 है। अब कॉमरेटिव स्टाम्प के बारे में चर्चा करेंगे। कॉमरेटिव स्टाम्प आर प्रिंटेड इन लिमिटेड क्वांटिटी। कुछ इसका एक सर्कुलर आया है अभी और कुछ चीजें इस पर चेंज हुई हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले दिनों में, उस सर्कुलर के बारे में कुछ रिसर्च करके। तो देखिए कॉमरेटिव स्टाम्प पर इशूड नेम सजेस्ट कॉमरेटिव इवेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी वेरियस फील्ड एस्पेक्ट नेचर ब्यूटीफुल रेयर फ्लोरा इन्वायरमेंटल इशू एग्रीकल्चर एक्टिविटी नेशनल हो गया इंटरनेशनल। इससे संबंधित कोई भी गतिविधि होती है उनका टिकट जारी किया जाता है। तो कॉमरेटिव स्टाम्प का मतलब आपने समझा, और ये सीमित मात्रा में मुद्रित होते हैं। सीमित मात्रा में क्यों? इसलिए क्योंकि जब कोई घटना होगा तभी ये प्रिंटेड किए जाते हैं। व्हाट आर द पोस्टेज स्टाम्प डे टू डे पोस्टल पर्पस। अब देखिए एक आपका कॉमरेटिव हो गया तो दूसरा आपका डेफिनेट होगा। एक आपका कॉमरेटिव स्टाम्प है, दूसरा आपका डेफिनेट स्टाम्प होगा। अब ध्यान देने वाला बात यह हो जाता है कि जो डेफिनेट स्टाम्प होता है वो डे टू डे मेलिंग पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे आपका रेवेन्यू हो गया, 1 रुपए का टिकट, 5 रुपए का टिकट, ये सभी डेफिनेट स्टाम्प की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब दुनिया भर में जो भी टिकट को कलेक्शन करने का शौक रखने वाला ग्राहक है वो ऑनलाइन टिकट खरीद सकता है। ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए डाक विभाग ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है उस प्लेटफॉर्म को क्या बोला जाता है? विच इट्स ई कॉमर्स पोर्टल बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कैटर टू पोस्टेज स्टाम्प कलेक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। ई पोस्ट ऑफिस, ई फिलाटेली, ई रेवेन्यू, ई डाक टिकट, विच वन इज करेक्टेड? तो ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, देखिए ई पोस्ट ऑफिस नामक जो आपका पोर्टल है उसके माध्यम से दुनिया भर में कोई भी ग्राहक इससे टिकट परचेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए 2 टाइप का हमने बात कर लिया। पहला बात कर लिया भाई साहब कि पहला कंडीशन क्या था? कॉमरेटिव का था। दूसरा क्या था? दूसरा था आपका डेफिनेट का। तीसरा हम बात करेंगे माई स्टाम्प के बारे में। और माई स्टाम्प में कोई भी व्यक्ति जो है अपने खुद के ब्रांड लोगो का टिकट छपवा सकता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता है। तो माई स्टाम्प पहली बार, माई स्टाम्प वाज इंट्रोड्यूस इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड फिलाटेलिक एग्जीबिशन इंडिपेक्स 2011। कि पहली बार इंडिपेक्स 2011 में इसका पेशकश किया गया था। दिस स्कीम इज अवेलेबल इन सेलेक्टेड फिलाटेली ब्यूरो काउंटर इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट टूरिस्ट प्लेसेस। कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है? नए कैंडिडेट जो भी देख रहे हैं वो पहले जाके थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 167 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ इंडिविजुअल लेटर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प। डाक टिकटों की व्यक्तिगत चिट्ठियों का ब्रांड नाम क्या है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वर्ल्ड फिलाटेली प्रदर्शनी इंडिपेक्स 2011। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माई स्टाम्प, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब माई स्टाम्प का बात किया, माई स्टाम्प में मैंने आपको बता दिया खुद का जो ब्रांड है, लोगो है, उसका आप करवा सकते हैं। एक माई स्टाम्प सीट के प्रत्येक स्टाम्प का कीमत क्या होता है? अब माई स्टाम्प में भी 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक तो रिटेल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट वाला हो जाएगा।
तो रिटेल और कॉरपोरेट में जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है, रिटेल और कॉरपोरेट में। तो देखिए, एक माई स्टाम्प सीट में पूरा सीट हो गया, उस सीट में स्टाम्प का वैल्यू तो 5 रुपया, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब 2-3 चीजें मैं आपको यहां से बता देता हूं। जैसे कोई भी रिटेल कस्टमर है, वो 100 माई स्टाम्प सीट बनवाता है, तो वो जो है डिस्काउंट के लिए पात्र होगा, ठीक है, 10%। मोर देन 100 बनवाता है तो 20% डिस्काउंट उसको दिया जाएगा। 20% का डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा 100 से ज्यादा का जो स्टाम्प बनाया गया है। तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन समझ लीजिए कॉर्पोरेट वाला। कॉर्पोरेट में मिनिमम कम से कम 5000 क्वांटिटी देना पड़ेगा और एक सीट का कीमत 300 रुपए होता है। पूरा सीट है और एक सीट में कम से कम 12 स्टाम्प होते हैं, ठीक है, और एक स्टाम्प का कीमत 5 रुपया होता है। टोटल 60 रुपए का तो उस पर स्टाम्प होता है और बाकी जो खर्चा होता है वो सीट का होता है, ठीक है। तो एक सीट का कीमत भी याद रखना है, एक स्टाम्प कितने का होता है, टोटल कितने स्टाम्प होते हैं, और ये जो कंडीशन है ये कॉर्पोरेट का है। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर का, हाउ मेनी स्टाम्प आर इन माई स्टाम्प सीट। वही क्वेश्चन आ गया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेगा। बताइए, तो इसका उत्तर 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक माई स्टाम्प सीट की कीमत बताइए। तो माई स्टाम्प मैंने बताया अभी आपको 2 तरीके का, रिटेल का, कॉर्पोरेट का, दोनों का अलग अलग कंडीशन और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डिस्काउंट स्ट्रक्चर। ये दोनों चीजें आपको कहीं ना कहीं याद कर लेनी। तो एक सीट का कीमत पूरा 300 और एक सीट में 12 स्टाम्प, एक का कीमत 5, 60 का तो स्टाम्प लगा और बाकी जो सीट बनाने में खर्चा है वो आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ क्वांटिटी ऑफ माई स्टाम्प सीट मैंडेटरी फॉर अ कॉर्पोरेट कस्टमर इज 3000, 5000, 2500 या फिर 1000। तो मैंने आपको बताया था कम से कम 5000 क्वांटिटी में कोई भी कॉर्पोरेट देगा तब वो इस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मतलब कॉर्पोरेट कहा जाएगा। अब देखिए, अभी हमने एनपीएस के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर कुछ क्वेश्चन ईसीएस के और फिर कुछ क्वेश्चन हमने स्टाम्प के। अब हम कुछ क्वेश्चन पीडीए के देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो पीडीए का पूछा गया है कि वेयर टू ओपन डोमेस्टिक पीडीए, मतलब फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट जो है कहां खोला जा सकता है। धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। टोटल 7 लेक्चर प्रोडक्ट एंड सर्विस के हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस का 7 वीडियो है थ्योरी का और 7 वीडियो में शानदार तरीके से एक एक नियम को आसानी से समझाया हुआ है। जिनके ग्रुप में, जिनके पेड ग्रुप में नहीं गया है, आने वाले 3-4 दिनों में प्रोडक्ट एंड सर्विस के पूरे वीडियो डाल दिए जाएंगे 1 by 1, है ना। तो 7 वीडियो को आपको, हर एक वीडियो 50 से 60 मिनट का है। कोई भी नियम जो एक्सप्लेन किया है उसको बेसिक तरीके से, सरल तरीके से और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो भी कस्टमर इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहता है, इफ एनी वन विशेस टू ऑपरेट फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट विद द फिलाटेलिक ब्यूरो एन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा में बी सेंड फिलाटेली ब्यूरो। ये आपको याद रख लेना है, किसी भी फिलाटेली ब्यूरो में यह अकाउंट खोला जा सकता है। सवाल उठेगा कि कितने रुपए से खोला जाएगा और इसका इंट्रोड्यूस कब किया गया था, ठीक है, और कुछ जो बेसिक इसकी सुविधाएं होंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डोमेस्टिक फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट पीडीए सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस 1/8/1965 से शुरुआत हुआ। तो पहला ये आपको याद रख लेना है। दूसरा जो याद रखना है कि 200 रुपए से मिनिमम खोला जाता है, कम से कम आपको 200 रुपए अपने खाता में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर एक ऑर्डर से कम का राशि आपके खाते में होता है तो आपका खाता जो है निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, होता यह है कि जैसे जनवरी चल रहा है, आपने अकाउंट खोला है, जनवरी में जितने सारे टिकट जारी किए गए हैं उन सारे टिकटों को आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाता है, ठीक है। तुरंत ही
उस महीने का, मतलब इस महीने का टिकट, पूरा जितना भी कॉमरेटिव स्टाम्प जारी किया है वो सारे टिकट जो भी आप कलेक्ट करना चाहते हैं, जिस प्रकार के टिकट चाहते हैं, वो आपके दिए गए पते पर भेज दिए जाएंगे। तो ये आपका पीडीए अकाउंट में सुविधा होता है। अब जो भी व्यक्ति, कुछ इवेंट हो गया, खेल हो गया, कोई बड़ी हस्ती है, बड़े बड़े जो भी टिकट कलेक्शन का शौक रखते हैं कस्टमर, उनके लिए सुविधा होती है कि भाई कुछ जो है भारत की संस्कृति, सभ्यता, उसके जो भी पुरानी चीजें हैं उसको संजो कर रखना चाहते हैं, तो टिकट जो है एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। पीडीए अकाउंट में बी ओपन विथ मिनिमम डिपॉजिट 500, 600, 300 और 200। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बता देता हूं आपको, ऑप्शन का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। देखिए, द अकाउंट में बी ओपन मिनिमम डिपॉजिट 200 कैश और बाय रेमिटेंस, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, इनकैशेबल इन इंडिया। With the remittances, the customer should also indicate clearly type and quantity of philately item। कि 200 रुपए तो खोल रहा है, दूसरा चीज कि कौन सा टाइप का उसको टिकट चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, ये सारी चीजें उसको मेंशन करना पड़ेगा। और जो प्रोफार्मा तय किया वो प्रोफार्मा भर के भेजना पड़ेगा, उसका ये अकाउंट जो ओपन करेगा डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन फिलाटेली के थे वो हमने कवर किए। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है स्पर्श से रिलेटेड। स्पर्श से संबंधित क्वेश्चन स्क्रीन पर डाल दिया है। स्पर्श क्या होता है? देखिए, डाक विभाग स्कीम चलाता है और ये इसका नोटिफिकेशन जो है सर्कल हर एक साल जारी करता है। ठीक है, अलग अलग सर्कल ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसका उद्देश्य होता है फिलाटेली के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा करना। ऑब्जेक्टिव जो होता है कि डाक टिकट के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा करना इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब इस स्पर्श का, इस योजना को स्पर्श बोलते हैं और स्पर्श में जितने भी आपके स्पेलिंग दिए हैं उनका अलग अलग मतलब होता है। स्पर्श में यस से होता है स्कॉलरशिप और प्रमोशन, एप्टीट्यूड, रिसर्च इन स्टाम्प एज अ हॉबी। तो भाई फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार थोड़े से इसके जो फुल फॉर्म में बड़े हैं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब सर्किल नोटिफिकेशन जारी करता है और कक्षा 6 से लेकर 9 तक के बच्चे जो है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक सर्किल 40-40 लड़कों को सेलेक्ट करता है। तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर अवार्डेड अंडर दीन दयाल स्पर्श योजना? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस पर स्कॉलरशिप जो दिया जाता है वो 500 रुपए पर मंथ दिया जाता है। ठीक है, और 6000 एनुअली जो भी बच्चा इस पर सेलेक्ट होता है उसको दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टोटल जो बच्चों की संख्या होगी, देखिए क्वेश्चन नंबर 176 में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डी नंबर का। टोटल बच्चों की संख्या 920 होगी। पूरे इंडिया में 23 सर्किल हैं और हर एक सर्किल में 40 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, तो टोटल 940 हो जाएगा। अब प्रत्येक सर्कल जो है, अगर सर्कल की बात करेंगे तो प्रत्येक सर्कल 40 बच्चों को सेलेक्ट करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द स्टूडेंट ऑफ बीच क्लासेस सेलेक्टेड अंडर दीन दयाल स्पर्श योजना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो स्कीम है स्पर्श, उस पर 6 से लेकर 9 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप जो है 500 रुपए पर मंथ बोले या फिर 6000 एनुअली बोले, दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट था, पहले ही बता दिया मैंने, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आपका क्वेश्चन जो इस आप दीनदयाल स्पर्श योजना का था वो खत्म हो गया। आपने एनपीएस देख लिया, आपने कुछ क्वेश्चन फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट के देख लिए और स्टाम्प के भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए।
अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 180 नंबर का है। अंडर बीएमएस आर्टिकल एटलीस्ट हाउ मेनी डेज कस्टमर हैव टू पोस्टेड। क्वेश्चन नंबर 180 है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। कम्युनिकेशन इन नेचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा, सर ये बताइए कि ये बिल मेल सर्विस है क्या। तो बिल मेल सर्विस में जैसे एलआईसी के कुछ स्टेटमेंट हो गए, बैंक के कुछ बिल्स वगैरह हो गए, जो कि बहुत सारे मात्रा में भेजता है। जैसे हमने अभी देखना है आगे इसी स्कीम में कि कम से कम 5,000 देना पड़ेगा, तभी जाके इस स्कीम में ग्राहक जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि इस स्कीम में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एक एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा। तो देखिए कम्युनिकेशन इन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीजें होंगी, जो बिल्स होंगे, मंथली अकाउंट बिल होगा या इसी तरह का कोई सिमिलर आइटम होता है, उसे भेजा जा सकता है। और कस्टमर को 3 महीने मतलब 90 दिनों में इस सर्विस पे एक बार तो पोस्ट करना ही पड़ेगा। पता चले उसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है और 4-4 महीने तक पोस्ट ही नहीं कर रहा, तो इस पर जो है टाई अप करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो 90 डेज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए डज द बिल मेल सर्विस इंक्लूड कम्युनिकेशन नेचर मेल एक्सक्लूसिव कॉमर्शियल प्रमोशनल मटेरियल, अ ट्रू अ फॉल्स। कि बिल मेल सेवा में पत्र मेल की प्रकृति में संचार अन्य वाणिज्यिक प्रचार सामग्री शामिल है, ट्रू अ फॉल्स। संचार का कहने का मतलब है जो कम्युनिकेशन होते हैं लेटर मेल के या फिर पर्सनल जो चीजें होती हैं, क्या इस पर डाली जा सकती हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि भाई स्टेटमेंट वाली चीजें तो जा सकती हैं। अब स्टेटमेंट भी लेटर ही होगा ना, लेटर टाइप के आर्टिकल होंगे, तो क्या पर्सनल चीजें जाएंगी? पर्सनल चीजें बिल मेल में नहीं जाएंगी। ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो नोट नीचे लिखा हुआ है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। द बिल मेल सर्विस डज नॉट इंक्लूड कम्युनिकेशन नेचर ऑफ लेटर मेल। भाई पत्र प्रकृति का कोई भी आर्टिकल बिल मेल सर्विस में नहीं जाएगा, पर्सनल कम्युनिकेशन अलाउड नहीं होगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 182 है। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल पोस्टेड बीएमएस एट अ टाइम। एक समय में बीएमएस में मिनिमम क्वांटिटी, अब जैसा मैंने आपको बता ही दिया, 1, 2, 3, 4 या 1000 से काम नहीं चलेगा। जब आप बीएमएस में आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5000 देंगे तो ये कहानी चलेगी। ठीक है, तो इसका जवाब बताइएगा कि द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल। देखिए वर्सेटाइल का, मनोज का, प्रीति भारती का, जीवन का, नवीन का, सौम्य का, आशुतोष का, राघव का, मोहन का, ठाकुर बाबा का, बबीता का, शिवम शर्मा का, एमएस सिसोदिया का, मनदीप का, खतेश का, अजय मिश्रा जी का, विधि का, माही का, उत्तर सभी का उत्तर एकदम सही। मिनिमम 5000 क्वांटिटी चाहिए। कुछ चीजें और बता देता हूं। टैरिफ आप याद रख लीजिएगा कि रेट ऑफ पोस्टेज 3 रुपी, वेट नॉट एक्सीड 50 ग्राम, 50 ग्राम तक है तो 3 रुपया चार्ज किया जाएगा। पहला कंडीशन याद करिएगा। आगे का जो 50 ग्राम रहेगा या उसके भाग के लिए 2 रुपया चार्ज हम करते हैं। कुछ कंडीशन बीएमएस के और बता देता हूं। कस्टमर इज रिक्वायर्ड हैंड ओवर बिल मेल फुल्ली सॉर्टेड पिन कोड वाइज बंडल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस वाइज। कि कस्टमर जो रहेगा वो पूरी तरीके से सॉर्टेड, फुल्ली सॉर्टेड पिन कोड वाइज होना चाहिए और जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करेगा। याद रखिएगा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस वाइज आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफिस देयर इज नो क्रेडिट फैसिलिटी, और इस पर जो है किसी प्रकार का कोई क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मिनिमम रेट पोस्टेज बीएमएस, अभी अभी बताया मिनिमम रेट, इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अच्छा आज ज्वाइन किए तो वेट करिए, है ना, फिर आपको 3 दिन में टेलीग्राम का लिंक देंगे तो वहां से ज्वाइन करिएगा, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल इन बीएमएस, ट्रू और फॉल्स, विच वन इज करेक्टेड।
अ क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल इन बीएमएस, स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई अभी अभी पढ़ा ना थ्योरी में। चलिए बिजनेस की बात कर रहे थे, तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो आपके संबंधित थे बीएमएस से। अब हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पोस्ट के संबंध में होने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंडर डायरेक्ट पोस्ट अनएड्रेस पोस्टल आर्टिकल बी इंक्लूडेड। देखिए डायरेक्ट पोस्ट होता क्या है, अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझा दूं तो डायरेक्ट पोस्ट का मतलब होगा कि कोई महर्षि संस्थान है। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आसाराम बापूजी का कोई संस्थान है, तो एक पत्रिका निकाली उन्होंने, तो उन्होंने बुक किया पोस्ट ऑफिस में और उनके संस्थान का नाम दिया आसाराम बापूजी, या फिर जैसे बाबा रामदेव। ठीक है, इनके कोई भी पत्रिका इन्होंने निकाली और उस पर हमने लिख दिया उनका जो भी संस्थान का नाम है, और पता वता नहीं दिया, सारी पत्रिकाएं जाके उनके संस्थान में डिलीवर कर दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वार्ड नंबर, फिर उसका गली नंबर, फिर उनका जो कस्बा रहेगा, ये सारी चीजें उस पर नहीं लिखी जाती हैं, इसीलिए इसको हम अनएड्रेस्ड बोलते हैं। देखिए सुखदास क्या बोल रहे हैं, सर एनबीएमएस छूट गया। बिल्कुल बहुत सही इन्होंने पॉइंट पकड़ा है। एनबीएमएस के कुछ क्वेश्चन हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसका उत्तर जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका अनएड्रेस है, ऑप्शन नंबर ए। ओनली अनएड्रेस पोस्टल आर्टिकल। अब पोस्टल आर्टिकल में कौन कौन से, जैसे लेटर, कार्ड, ब्रोशर, इसके अलावा पैम्पलेट हो गया, सैंपल, प्रमोशनल आइटम, सीडी, पेन, कैसेट, कूपन, पोस्टर, मेलर, ये सभी चीजें जा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 186। अब देखिए अभी तो मुझे मैसेज करिएगा, जैसे एनबीएमएस का क्वेश्चन नहीं हुआ तो एनबीएमएस में आपने बता दिया, जब आप थ्योरी पढ़िएगा और थ्योरी पढ़िएगा उसके बाद एमसीक्यू पढ़िएगा और वहां से कुछ मिसिंग लगेगा टॉपिक तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। विच पोस्टल आइटम कैन नॉट बी सेंट अंडर डायरेक्ट पोस्ट, एड्रेस, पोस्ट कार्ड, पैम्पलेट, ब्रोशर, नन ऑफ दीज। पहला ही क्वेश्चन बताया कि डायरेक्ट पोस्ट में कभी भी पता लिखा हुआ आइटम नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वेदांश जी का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, वेदांश जी का उत्तर, सतीश कुमार का उत्तर, सूरज का उत्तर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट। संतोष, मणिभूषण, राहुल नायक, माधव, लकी, बबीता, वैधी, बनवारी, राघव। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। ब्रोशर मतलब जो आपके पर्चे वगैरह होते हैं वो सारी चीजें है ना, पर्चे पैम्पलेट टाइप होती हैं, वो सारी चीजें जो है इस कैटेगरी में आती हैं। उसी टाइप की चीजें, सिमिलर आइटम है वो, उसी से रिलेटेड होता है। अमन राज, तो 1000 चाहिए इसमें, बीएमएस में 5000 और इस पर 1000। आर्टिकल टू बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट सच दैट दे शुड नॉट एक्सीड लेंथ विथ A3 साइज पेपर। भाई जो डायरेक्ट पोस्ट के आइटम रहेंगे, पहला कंडीशन अनएड्रेस हो गया, दूसरा 1000 मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तीसरा A3 साइज में होगा तभी वो पोस्ट किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन बताया गया है वो मिनिमम क्वांटिटी डायरेक्ट पोस्ट से रिलेटेड बताया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपको देखना है, और शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है। चूज द रॉन्ग ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट पोस्ट। देखिए इतना तो हेल्प करिएगा, जितने भी लोग थ्योरी पढ़ेंगे और एमसीक्यू पढ़ेंगे और कोई टॉपिक का एमसीक्यू मिस होगा तो हमको मैसेज जरूर करिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू बनाने का प्रयास हम करेंगे, या तो इस साल, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसी साल बने। पहला, दीज बिल एक्सेप्टेड बल्क डेजिनेटेड ऑफिस, बिल बी पोस्टेड लेटर बॉक्स, पिन कोड बार बिल बी एक्सेप्टेड इन बंडल। गलत विकल्प का चयन करना है, विच वन इज रॉन्ग। तो भाई डायरेक्ट पोस्ट में 4-5 कंडीशन अभी देखा, और एक कंडीशन ये देखा कि डायरेक्ट पोस्ट आइटम लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। थोक में ले सकते हैं, पिन कोड वाइज लेना है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कभी भी आप लेटर बॉक्स में इस आइटम को पोस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आप नॉर्मल आइटम समझ लें,
और इस आइटम को आप लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दें। तो क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पोस्ट से रिलेटेड ही पूछा गया है। व्हाट डिस्काउंट वुड बी एडमिसिबल टू सेंडर concern advertising agency where direct post article are tendered quantity of over 50,000 से ऊपर का यदि बिजनेस देता है कोई एजेंसी, कोई कंपनी है, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट दिया जाता है। कितना डिस्काउंट? 5%। ये 5% हो गया। 50,000 से ज्यादा अगर उसका क्वांटिटी होता है तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं। जैसे अगर हम टैरिफ के बारे में बात करें तो एक आर्टिकल का कीमत कितना होगा? अगर वो 20 ग्राम तक है तो 20 ग्राम में लोकल में 1.5 रुपया, अगर वो लोकल के बाहर है मतलब कि भाई इंटरसिटी में है तो 20 ग्राम तक 2 रुपया, मतलब 20 ग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, लोकल में 1.5 रुपया, इंटरसिटी में 2 रुपया पर आर्टिकल के हिसाब से। और जब भी आप 20 ग्राम से ऊपर मतलब आगे के 20 ग्राम प्रत्येक भाग के लिए पूछा जाएगा तो लोकल और इंटरसिटी दोनों में 1 रुपया ही चार्ज किया जाता है। दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफर यूनिक एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट टू हेल्प इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रीच पोटेंशियल कस्टमर थ्रू डायरेक्ट पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, ई पेमेंट, मीडिया पोस्ट। देखिए, भारतीय डाक जो है कॉर्पोरेट और सरकारी संगठन को मीडिया पोस्ट के माध्यम से संभावित ग्राहकों तक मदद पहुंचाने के लिए एक अद्वितीय विज्ञापन अवधारणा प्रदान करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पोस्ट, मीडिया पोस्ट, ई पेमेंट या बिजनेस पोस्ट। तो कभी आपसे पूछा जाए बिजनेस पोस्ट का परिभाषा तो आपने मीडिया पोस्ट का परिभाषा तो आपने बताना है। अब ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने डिटेल वाले वीडियो में बताई हुई हैं, तो वहां से जाके जरूर से आप सॉल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑफर एन आइडियल कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन फॉर स्मॉल बिजनेस एज वेल एज लार्ज कंपनी फ्रॉम मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी। जैसे कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें तो 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूं। जैसे किसी भी कंपनी को मेलिंग से संबंधित प्रिपरेशन चाहिए, कमिंग करना, एड्रेसिंग करना, उसको पैक करना, तो ये सारी चीजें बिजनेस पोस्ट के तहत की जाती हैं। ठीक है, 192 का उत्तर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इज देयर अ स्मार्ट ऑप्शन बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट देयर बिल अदर पेमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस नेटवर्क, ई पोस्ट, ई पेमेंट, रिटेल पोस्ट, ऑल ऑफ दीज। कि डिफरेंट टाइप के जो बिल्स हैं, भुगतान हैं, उनको कलेक्ट करने का एक विकल्प है इंडिया पोस्ट के पास, जिसे हम ई पोस्ट, ई पेमेंट, रिटेल पोस्ट या ऑल ऑफ दीज, तो इसे हम ई पेमेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 193 का जो विकल्प है वो बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है। ई पेमेंट इज अ वन टू मेनी सोल्यूशन, एक से कई समाधान है। यह कथन सही है या गलत है? डिस्क्रिप्शन क्या बताया गया है कि डिफरेंट टाइप के जो टेलीफोन बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, एग्जामिनेशन फी है, यूनिवर्सिटी का फी है, स्कूल का फी है, किसी संस्था के बिहाफ पे दिया जा रहा है, तो इसका जो है ई पेमेंट के थ्रू भुगतान किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर कितने लोगों ने गलत दिया है। देखिए, ई पेमेंट जो है मेनी टू वन सोल्यूशन होता है। मेनी टू मतलब जैसे कोई स्टूडेंट है, किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरता है, उसके लिए उसको फीस पेड करना है, तो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो सकते हैं। जैसे 100 स्टूडेंट हैं और 100 स्टूडेंट जो है किसी संस्था को, जैसे कोई संस्था रेलवे की होगी, रेलवे का फॉर्म निकला तो रेलवे को वो दे रहे हैं, तो बहुत सारे 1000 स्टूडेंट जो है रेलवे को फीस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पेड कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने गलत दिया था तो वो करेक्ट कर लेंगे। देखिए, अंडर कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द रिसिपिएंट और डिलीवरी सच आइटम पोस्ट विल बी सेंडर थ्रू ई पेमेंट। कि सीओडी का पैसा ई पेमेंट के माध्यम से जाता है, इस कथन के बारे में मुझे बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही है भाई, सीओडी का पैसा इसके माध्यम से जाएगा, ई पेमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम ई पेमेंट की बात ही कर रहे हैं तो ई पेमेंट के लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, जैसे 1000 रुपए तक
1001 से 2500 तक, 2501 से 5000 तक, और 5000 से ऊपर हुआ तो उसका लिमिट अलग बताया गया है। तो जैसे कोई भी 6000 रुपए का ई पेमेंट करता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे 5000 का ऊपर के केस में, प्रत्येक केस में जितना भी ई पेमेंट करेगा तो उसको 5000 का जो है, 5000 के ऊपर के केस में 20 रुपए का जो चार्ज जो है देना पड़ता है। वैसे ही 1000 में 5 रुपया, 1001 से 2500 तक 10 रुपया, 2501 से 5000 तक 15 रुपए देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। Which service has been started by Department of Post makes the benefit email available to everyone? ईमेल के माध्यम से जो भी मैसेज है वो सभी व्यक्तियों तक आसानी से पहुंच जाए। ये सर्विस ई पोस्ट है, ई पेमेंट है, रिटेल है या ऑल ऑफ दीज है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ई पोस्ट, ई पेमेंट और ई पोस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। ई पेमेंट अलग चीज है जिसमें बिल का भुगतान करते हैं। ई पोस्ट में क्या करते हैं कि कस्टमर के मेल आईडी में हम मेल डिलीवर कर देते हैं, उससे संबंधित मैसेज डिलीवर करते हैं। यहां तक कि ई पोस्ट में हार्ड कॉपी भी डिलीवर किया जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया है। अंडर ई पोस्ट द मैसेज इज सेंट फ्रॉम सॉफ्ट कॉपी टू इंटरनेट एंड विल गिवन हार्ड कॉपी डेस्टिनेशन। कि हमने यहाँ जहां पर कोई भी कस्टमर पोस्ट कर रहा है तो मैसेज तो उसका हमने ले लिया सॉफ्ट कॉपी में, जब भी उसको वितरित करेंगे तो हम गंतव्य के स्थान में हार्ड कॉपी वितरित करते हैं। ये परिभाषा जो है ई पोस्ट की होती है। और ई पोस्ट और ई पेमेंट में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए दोनों चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और ई पोस्ट और ई पेमेंट बिल्कुल अभी क्लियर हो गया होगा। एट प्रेजेंट ई पेमेंट सर्विस इज अवेलेबल थ्रू हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री? 40,000, 14,000 एबव, 15,000 से अधिक, 16,000 से अधिक डाकघरों में, या 17,000 से अधिक डाकघरों में? तो एज पर इंडिया पोस्ट का साइट, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो रेफरेंस उसका इंडिया पोस्ट साइट है, और 14,000 से अधिक डाकघरों में अभी ई पेमेंट का सुविधा उपलब्ध है। चलिए, कैन यू सेंड योर मैसेज थ्रू ई पोस्ट एनी एड्रेस इन इंडिया विथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एंड फिजिकल डिलीवरी? क्या आप किसी मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के तहत भेज सकते हैं और गंतव्य के स्थान में उसे फिजिकल डिलीवरी किया जाएगा? क्या ये स्टेटमेंट सही है? मुझे बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा ये देखिए, इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। थोड़ा सा मैं रिवाइव करता हूं और आपको समझ में आएगा कि हमने जो है अभी तक मेल के क्वेश्चन कर लिए 150 के लगभग क्वेश्चन, जिसमें आपका इंटरनेशनल मेल, डोमेस्टिक मेल और इसके अलावा प्रीमियम मेल। हमने फिर स्टार्ट किया बैंकिंग रेमिटेंस क्वेश्चन, तो बैंकिंग के भी क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दिए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं तो उनको हम कवर करेंगे। बाकी आज के सेशन में स्टाम्प के क्वेश्चन, इसके अलावा एनपीएस के क्वेश्चन, बिजनेस वाले क्वेश्चन, बिजनेस वाले अब कंटिन्यू ही रहेंगे, कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे, और पीडीए क्वेश्चन। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई टॉपिक मिस होगा तो उसको हमें मैसेज करिएगा, उस पर हम एमसीक्यू बनाने का प्रयास करेंगे। आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस के लगभग 700 क्वेश्चन मैं अभी धीरे धीरे 10-15 दिन में करवा के देने वाला हूं। आज के वीडियो के लिए इतना ही करेंगे। आशा करता हूं आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन किए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, पसंद आए हैं। खूब सारा मेहनत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, लगातार प्रैक्टिस आपको वहां पहुंचा देगा जिसका आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा। इसीलिए पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ प्रैक्टिस जो है, जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी लोगों को आपने देखा होगा कि बिना प्रैक्टिस और बिना पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के उन्होंने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं किया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।